नॉलेज सीरीज को लेके हम लोग अब आए हैं आपके पास में। इस बार हमें खेद है, हम वर्चुअली मिल रहे हैं। आज इस सेशन में जो महानुभाव आपसे बात करने वाले हैं, आपको गाइड करने वाले हैं, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मैं अगर उनका शॉर्टकट में परिचय देना चाहूं तो कोटक असेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, एमफी के चेयरपर्सन है, राइट। और अगर मैं गिनती करूं तो बहुत सारी चीजें, और जैसे ही मैं आपको उनका नाम बताऊं, आई थिंक आपके चेहरे पे एक अलग तरीके की खुशी डेफिनेटली आ जाएगी। सो इट्स नन अदर दैन मिस्टर नीलेश शाह। थैंक यू अनिल भाई। नीलेश भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। आज 1-to-1 बेसिस पे जिस तरीके से हम मिलते थे और आप गाइड करते थे सब लोगों को, आज वर्चुअली हमें सबको मिलना पड़ रहा है। लेकिन डेफिनेटली ये सिचुएशन जिस तरीके से हम देख रहे हैं, इट्स रियली पैनिक सिचुएशन। तो मैं जस्ट चाहूंगा कि शुरुआत हम इसी लाइन पे करें कि करंट पैंडेमिक सिचुएशन में, राइट, बाजार तो ऊपर चला जा रहा है बट रियलिटी कुछ अलग ही बात कर रही है। आपके व्यूज जानना चाहेंगे, प्लीज। सो अनिल भाई, इस वक्त देश और हम सभी लोग एक बहुत ही कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं। हमने अपने पूरे जीवन में कभी ऐसा नहीं सोचा था कि घर के बाहर निकलने में डर लगेगा। हम ऑक्सीजन टैंक सिलेंडर के लिए, हॉस्पिटल बेड के लिए, दवाई के लिए मोहताज हो जाएंगे। बट यह कठिन परिस्थिति टेम्पररी है और धीरे धीरे करके इसमें इम्प्रूवमेंट हो रही है। एक समय था कि हमने फर्स्ट वेव को नेशनल लॉकडाउन करके रोक लिया था। उस समय इटली, पोर्चुगल, यूके, यूएस, इन सारे देशों में जो हमसे बड़े थे, पैसे वाले थे, वहां पे भारी भरकम नुकसान हुआ। प्रोबेबली उस अर्ली सक्सेस की वजह से लोगों में कॉन्फिडेंस आ गया और जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करनी चाहिए वह हम लोग नहीं कर पाए। फिर वायरस का म्यूटेशन हुआ, वो ज्यादा ट्रांसमिटिव हो गया एंड मार्च, अप्रैल और मई के महीने में हमें बहुत ही विषम परिस्थिति का सामना करना पड़ा। बट स्टॉक मार्केट लगातार ऊपर रहा। नाउ कई लोगों का मानना है कि स्टॉक मार्केट रियलिटी से दूर है और वो इस समय की कठिन परिस्थितियों को नजरअंदाज कर रहा है। अगर मैं राकेश झुनझुनवाला जी के शब्दों में कहूं तो स्टॉक मार्केट 20 साल की अर्निंग्स के लिए 3 महीने के पेन को भूल रहा है। जब आप निवेश करते हैं आप किसी कंपनी में तो 15, 20, 25, 30 सालों का फ्यूचर देखने की कोशिश करते हैं। 3 महीने यहाँ या वहां कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। दूसरी चीज, जो हेडलाइन आ रही है वही वास्तविकता नहीं है। कहीं पे हमने चिताएं जलती देखी, बट कहीं पे लोग हॉस्पिटल से बाहर भी आ रहे थे। कहीं पे हमने रीजनल रोटेशनल लॉकडाउन देखा तो कहीं पे लोग डिजिटल काम धंधा चला रहे थे। सो अनडाउटेबली देश कठिन परिस्थिति में गुजरा है। हम सब लोगों ने कठिन परिस्थिति देखी है, लेकिन अगर आप 15-20 साल का भविष्य देखते हैं तो ये 3 महीने कोई बहुत बड़े मायने नहीं रखता और इसीलिए स्टॉक मार्केट शॉर्ट टर्म पेन को इग्नोर करते लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स की तरफ देख रहा है। नीलेश भाई,
लेकिन अभी आपको क्या लग रहा है, ये कब तक नॉर्मलाइज हो जाएगा? सी, ये प्रॉब्लम हेल्थ केयर का है, तो उसको आपको हेल्थ केयर प्रॉब्लम को पहले सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसका सॉल्यूशन अलग अलग तरीके से हो सकता है। एक है हम लोग सब घर पे बैठे रहे, अपने आप प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, बट वो फिर काम का नहीं है, बिकॉज काम करने के लिए तो बाहर निकलना जरूरी है। दूसरा है कि आप सबको कल वैक्सीनेट कर दीजिए तो अपने आप प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, बट अगेन वो डे ड्रीम है। एक दिन में हम 136 करोड़ लोगों को -20 करोड़ जो हो गए, 116 करोड़ को कहाँ वैक्सीनेट कर पाएंगे? सो ये दोनों एक्सट्रीम के बीच में हमें एक इक्विलिब्रियम लाना है। एंड ये इक्विलिब्रियम का क्या हो सकता है? एक, आप वैक्सीनेशन बढ़ाइए। आज भी हमने 20 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट कर दिया, जो यूएस के बाद भारत दूसरा देश है जहां पे 20 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया गया। अब वैक्सीन का प्रोडक्शन रैंप अप हो रहा है। पहले जो एक शॉर्टेज हुई थी थोड़ी, वह अब धीरे धीरे कम हो रही है। तो वैक्सीनेशन को रैंप अप करके हम लोगों को प्रोटेक्शन दे दे, ताकि वो यूके, इजराइल और यूएस की तरह नॉर्मल लाइफ व्यतीत कर सके। दूसरा है, जब ये हो रहा है तब तक मैं और आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाएं, मास्क पहन के ही घूमे, हाथों को धोते रहे, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखे, तो अपने आप ये कंट्रोल में आता रहेगा। तीसरा, हम रीजनल और रोटेशनल लॉकडाउन को यूज करें। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो सबसे पहले शायद अमरावती में ये डबल म्यूटेशन हुआ था और वहां पे कुछ ही दिनों में बड़ी तेजी से केसेस बढ़ गए ना। अगर हमने अमरावती में लॉकडाउन किया होता तो शायद पूरे महाराष्ट्र में हमें ये परिस्थिति नहीं देखने को मिलती। अगेन ये एक अनुमान है, इसे मेडिकल प्रोफेशनल्स पूरी तरह से कंफर्म कर पाएंगे, बट नेशनल लॉकडाउन की जगह रीजनल रोटेशन लॉकडाउन करके हम लाइफ भी बचा पाएंगे और लाइवलीहुड भी बचा पाएंगे। सो ये जो तीन चीजें हैं, वैक्सीनेशन, रीजनल रोटेशनल लॉकडाउन एंड कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, ये हमें इस प्रॉब्लम को कंट्रोल करने में मदद करेगा। थैंक यू सर। निश भाई, इसी सारे प्रिकॉशंस वर्किंग के साथ में हमने देखा कि लास्ट मार्च में जो फॉल हुआ एंड उसके बाद में वन साइडेड तेजी चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इन्वेस्टर के मन में अभी भी कुछ सो कॉल्ड कॉशियस कॉल है। जैसे आपने प्रिकॉशन की बात की, सोशल डिस्टेंस की बात की, सो उसी के बेस पे अगर मैं एक अगला सवाल पूछूं कि अभी ये सिचुएशन में मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी लोगों का ये कहना है कि बेटर टू एग्जिट फ्रॉम द मार्केट, जहां तक हो सके रिडम्पशंस करे और बैठ जाए कैश पे, बड़ा फॉल आ जाएगा। वो जो राक्षस है जो विजिबल नहीं है, तो ऐसे लोगों को आप क्या सलाह देंगे? सो अनिल भाई, जिन्होंने मार्च अप्रैल 2020 में 8000 निफ्टी पे माल बेचा है, अब तो उनकी समझ में आ गया है कि वो लोग डर गए थे और उन्हें गलत भाव पे बेचा है। अब जब वापस कोई ऐसा क्राइसिस आएगा तो क्या आपको लगता है कि वो 8000 निफ्टी पे फिर से माल बेच के वही गलती दोहराएंगे? आंसर इज क्वाइट लाइकली नो। अब जिन्होंने मार्च अप्रैल में 8000 निफ्टी पे माल खरीदा है, वो मोटा मोटा 100% रिटर्न पे बैठे हैं। क्या दूसरे क्राइसिस में वो निफ्टी को 8000 जाते हुए देखेंगे या उससे पहले लेना चालू करेंगे? मेरे हिसाब से सब में हिम्मत आ गई है कि भैया 30-40% रिटर्न बन जाए वो भी बहुत है, 100% की वेट नहीं करेंगे। सो जो बायर्स है वो आगे आके बाइंग करेगा, जो सेलर्स है वो रुक के सेलिंग करेगा। तो एक बात तो तय है कि अगर मार्च अप्रैल जैसा क्राइसिस भी आ जाए तो निफ्टी वापस 7500-8000 निफ्टी के लेवल पे तो नहीं पहुंचने वाली, बिकॉज ऑफ दिस एक्सपीरियंस। नाउ आप मेरे से सहमत हो सकते हैं या मुझे डिस्प्यूट कर सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द पीपल विल अग्री विथ मी कि बायर्स एंड सेलर्स विल नाउ बिहेव
based on what experience they get in March and April 20. Second thing, मार्च में अनिल भाई हमें पता नहीं था फ्यूचर क्या है. आज हमारे पास वैक्सीनेशन है, आज हमारे पास मेडिसिन है, आज हमारे पास मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है. सो ऑब्वियसली इस वक्त कॉन्फिडेंस ज्यादा है. मार्च अप्रैल में नेशनल लॉकडाउन था, आज हमारे पास रीजनल रोटेशनल लॉकडाउन है. सो ये सारी चीजें हमारी इकोनॉमी को मार्च अप्रैल से थोड़ी ज्यादा सुदृढ़ता प्रदान करता है. अब ये दोनों चीजों को आप कंबाइन कर लीजिए, आपको पता है मार्केट में कितना करेक्शन आ सकता है अगर सिचुएशन कंट्रोल के बाहर जाए. एक और चीज जो लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए कि जब जून क्वार्टर के रिजल्ट आए थे निफ्टी 500 कंपनी के, तब लॉकडाउन की वजह से उनके प्रॉफिटेबिलिटी गिर के 32,000 करोड़ के आसपास रह गई थी. दिसंबर क्वार्टर में वही नंबर 2,10,000 करोड़ आ गया, 7 गुना बढ़ गया. कंपनीज ने कॉस्ट काटी, कंपनीज ने वर्किंग कैपिटल टाइट की, कंपनीज ने प्रॉफिटेबिलिटी प्रोटेक्ट की. अब यह जून क्वार्टर में थोड़ी लॉकडाउन की इफेक्ट आएगी, बिकॉज कई जगह पे जैसे कर्नाटक का है, पार्ट ऑफ महाराष्ट्र है, लॉकडाउन था. अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरह का लॉकडाउन था. बट क्या प्रॉफिटेबिलिटी वापस 32,000 करोड़ पे आएगी? आंसर इज नो, बिकॉज उतना इफेक्टिव लॉकडाउन नहीं है, उतना स्ट्रॉन्ग लॉकडाउन नहीं है. तो अगर प्रॉफिट कम नहीं होने वाला है तो मार्केट क्यों इतना जोर से गिरेगा? सो मेरे हिसाब से अनिल भाई, मार्केट कहाँ जाने वाला है, कब करेक्शन आने वाला है, ये सब नहीं सोचना चाहिए. करेक्शन की राह में लोगों ने ज्यादा पैसे खोए हैं कंपेयर टू करेक्शन के अंदर. आप दरिया में तूफान आएगा ये कह के हमेशा किनारे पे खड़े रहे तो आपकी मंजिल पे कभी नहीं पहुंचेंगे. बट तूफान का सामना कर लेंगे, वैसा करके अपनी नैया चालू कर दे तो कुछ लोग तूफान में डूब जाएंगे, बट बहुत सारे लोग सामने किनारे पहुंच जाएंगे. सो आपको तूफान के अंदर नैया चलानी है, रिस्क है, इसीलिए रिटर्न है, नहीं तो कोई फ्री लंच मार्केट में कभी नहीं मिलता. अनिल भाई, मैं लोगों से यही कहता हूं, आपको एक डिसिप्लिन एसेट एलोकेशन मेंटेन करना है. मार्च 20, अप्रैल 20, मई 20, जून 20, जुलाई 20 was time to become overweight equity because market cap to GDP ratio, price to earning ratio, price to book ratio सब अपने historical perspective में कम हो गए थे. जनवरी 21, फरवरी 21, मार्च 21, अप्रैल 21, मई 21 यह इक्वल वेट या न्यूट्रल वेट इक्विटी का टाइम है. मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो अब 112% के आसपास पहुंच गया है. मार्च में वो 51% के आसपास था. सिमिलरली प्राइस टू अर्निंग, प्राइस टू बुक वैल्यू अपनी हिस्टोरिकल एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है. तो अब ये न्यूट्रल वेट एलोकेशन है. कल को उठ के करेक्शन होता है तो आप ओवरवेट हो जाना, खरीद लेना, और अगर मार्केट यहां से 15, 20, 30% और चढ़ जाता है तो आप प्रॉफिट बुक कर लेना. बट मार्केट नीचे आए तो ही डालू और ऊपर जाए तो ही रिडीम करूं, यह नहीं चलता. आपको मार्केट के बीच में रह के अपना अलोकेशन ऊपर नीचे करके पैसा बनाना है. जरूर नीलेश भाई, इतने इजीली आपने ये सारी चीजें बताई, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत वही है कि एक प्रॉपर एसेट एलोकेशन कैसे होना चाहिए, नंबर 1. नंबर 2, काफी इन्वेस्टर कंफ्यूज रहते हैं. लेकिन जैसे हम देखते हैं, कभी डेट में रहते हैं, कभी इक्विटी में रहते हैं, कभी टाइम करते हैं. क्या कोई ऐसा एक स्ट्रक्चर या फंड है कि जो ये ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें कर सके? क्योंकि एज अ लेमैन, एज अ नॉर्मल इन्वेस्टर, उनके लिए बहुत दिक्कत भरा होता है कि हर बार एक एसेट क्लास से दूसरे एसेट क्लास में जाए. बिकॉज एक्सपर्ट्स तो ऑलवेज कहते रहते हैं कि एसेट एलोकेशन होना चाहिए, बट व्हाट इज अ प्रॉपर वे? एंड कोई फंड है ऐसा कि जिसे आप सजेस्ट कर सकते हो? सो अनिल भाई, एक है कि आपकी गाड़ी ऑटोपायलट गाड़ी बन जाए, जैसे टेस्ला की कुछ गाड़ी के बारे में कहा जाता है, वो अपने आप दौड़ेंगे. दूसरा है कि आप ऑटोमेटिक गाड़ी खरीदो और खुद चलाओ, बट गियर चेंज करने की आपकी जिम्मेवारी नहीं है. और तीसरा है कि आप शॉफर ड्रिवन गाड़ी ले लो, वो चलाता रहेगा, मैनुअल हो ऑटोमेटिक को क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो पीछे बैठना है. नाउ जो HNIs है
वो लोग शॉफर ड्रिवन गाड़ी खरीद सकते हैं. सो दे कैन कम टू म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर लाइक यू कि अनिल भाई ये मेरे रिस्क प्रोफाइल है, ये मेरे फाइनेंशियल गोल्स है, अब आप मुझे हेल्प करिए एसेट एलोकेशन में. आप उनकी रिस्क प्रोफाइल और ऑब्जेक्टिव देख के एक एलोकेशन उन्हें देंगे. मार्च अप्रैल मई में आपने उन्हें ओवरवेट इक्विटी कहा होता, आपने उन्हें ओवरवेट स्मॉल कैप कहा होता, आपने उन्हें ओवरवेट गोल्ड कहा होता. आज आप उससे ओवरवेट गोल्ड कहेंगे, न्यूट्रल वेट इक्विटी कहेंगे, मार्जिनल ओवरवेट स्मॉल कैप एंड मार्जिनल अंडरवेट लार्ज कैप कहेंगे. एंड फ्यूचर में जैसे जैसे मार्केट बदलेगी, ऑब्जेक्टिव बदलेंगे, आप उनको सर्विस करते रहेंगे. नाउ कुछ लोग हैं जिनके पास ये साइज नहीं है कि आप उन्हें ये सर्विस दे पाए. उन्हें ऑटो पायलट गाड़ी लेनी है, तो उनके लिए एक एसेट एलोकेटर फंड है कोटक म्यूचुअल फंड के स्टेबल में, जो डेट, इक्विटी और गोल्ड के बीच में एलोकेट करता है. एक कोटक बैलेंस एडवांटेज फंड है जो अगेन डेट और इक्विटी में एलोकेट करता है. यह दोनों प्रकार के फंड फिल इट, शट इट, फॉरगेट इट है. इसमें फंड मैनेजर जो एसेट क्लास मेंशन की गई है उसमें एलोकेशन करता रहेगा. ना जब आप बैलेंस एडवांटेज फंड में निवेश करते हैं तो आपका सोना, रियल एस्टेट या फॉरेन इक्विटी या फॉरेन एसेट्स उसमें निवेश नहीं होगा. बट 6 महीने के बाद हम लोग ऐसा फंड लॉन्च करेंगे जो शायद अक्रॉस एसेट क्लास निवेश करेगा. सो एसेट एलोकेटर फंड इज योर ऑटो पायलट कार. वहां पे आप खुद बैठ सकते हैं. तीसरा, ये दोनों के बीच वाला मॉडल है विच इज ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन कार. वहां पे निवेशक खुद अपने एसेट एलोकेशन को मेंटेन कर सकता है. एंड मेरे एक मित्र थे एक्सिस बैंक में जहां मैं काम करता था, उन्होंने बहुत सिंपल एसेट एलोकेशन अपनाया था. 4-5 ब्लू चिप कंपनीज के शेयर उन्होंने ले लिए थे और जिसका शेयर ज्यादा चढ़ जाए उसमें से पैसा निकाल के जो नहीं चलता था उसमें डाल देते थे. सिंपल सा बैलेंसिंग करते थे एंड इट वर्कड आउट वेल फॉर हिम. सो आप भी कुछ उसी तरह कर सकते हैं कि भैया मैंने पैसा डेट फंड में लगाया, इक्विटी फंड में लगाया और मेरा एक रेशो मैं बना के चल रहा हूँ. अब अगर वो रेशो इक्विटी की तरफ जाता है तो थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लो, अगर डेट की तरफ जाता है तो वहां से थोड़ा निकाल के इक्विटी में चला जाओ. ये टाइप का बैलेंसिंग भी आप कर सकते हैं. सो मेरे हिसाब से इधर आप एसेट एलोकेटर फंड के थ्रू फंड मैनेजर पे छोड़ दीजिए, या अनिल भाई जैसे डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू अपना कस्टमाइज्ड एसेट एलोकेशन अपनाइए. बट उसके लिए एक साइज होनी जरूरी है ताकि आपको सही सर्विस मिल सके. या आप अपने आप डेट और इक्विटी एंड गोल्ड एंड रियल एस्टेट एंड फॉरेन एसेट, ये पांचों के बीच में ऊपर नीचे करते रहे. इसी के रिलेटेड एक सवाल रमेश भाई है कि सोने की चमक अभी भी बरकरार है, तो एक्यूमुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू गोल्ड में आप क्या सजेस्ट करेंगे? मतलब पीपल शुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग अगेन और दे शुड कंटिन्यू, आपके व्यूज? तकरीबन $1450 से गोल्ड पे हम कह रहे हैं कि आप इसमें ओवरवेट होइए. इसमें फिक्स्ड इनकम से ज्यादा रिटर्न आने की उम्मीद है. नाउ हमारा कहने का रीजन क्या था, हमने 2008 से 2011 के समय काल में देखा था कि जब ब्याज की दरें बहुत कम हो जाती है और लिक्विडिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो सोने के दाम में इंक्रीज होती है. नवंबर 2008 में $750 का गोल्ड आई थिंक सितंबर 2011 तक $1900 टच कर दिया. तो हमें लगता है कि ये टाइप की मूवमेंट 2021 में पॉसिबल है. ब्याज की दरें बहुत कम है, लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है और लोग सोने के अंदर निवेश करने में फिक्स्ड इनकम से ज्यादा रिटर्न पा सकते हैं. ना सोने में निवेश करते समय दो चीज का ध्यान रखिए. भारत में 10% इंपोर्ट ड्यूटी है. सो जो सोना $100 का दुबई में है वो भारत में $110 का है बिकॉज ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी. कल को उठ के इंपोर्ट ड्यूटी 0 हो गई तो आप 10% नुकसान रूपी गोल्ड प्राइस में ओवरनाइट करेंगे.
जिनके पास ये वॉलेटिलिटी सहन करने की शक्ति है वही गोल्ड में निवेश करें। अगर आप 2 से 3 साल का व्यू लेते हैं गोल्ड के ऊपर, तो मुझे लगता है वो फिक्स्ड इनकम से ज्यादा रिटर्न दे देगा, बिकॉज ऑफ लो लिक्विडिटी, लो इंटरेस्ट रेट्स एंड हाई लिक्विडिटी। ये बहुत ही अच्छा ये है, क्योंकि काफी बार टेम्पटेशन में लोग ले रहे हैं और उस हिसाब से रिएक्ट करते हैं अपने एसेट एलोकेशन। थैंक यू नीलेश भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी। दूसरा, अभी आजकल फैंसी चीजें बहुत चल रही है, स्पेशली पीपल टेम्प्ट विद टिपिकल स्ट्रक्चर एंड न्यू काइंड ऑफ प्रोडक्ट। अभी रिसेंटली काफी सवाल इन्वेस्टर्स के आते हैं कि क्रिप्टो करेंसी, स्पेशली बिटकॉइन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो नीलेश भाई आपका व्यू क्या है इस पर्टिकुलर चीजों के बारे में? सो अनिल भाई, क्रिप्टो करेंसी के बारे में कोई भी चीज बड़ी कॉन्फिडेंस से कहना मुश्किल है, बिकॉज ये एक इवॉल्विंग सब्जेक्ट है एंड ब्लाइंड मैन हाथी को यू नो पहचानने की कोशिश करे, कुछ वैसा ही माहौल है। सो नंबर 1, बिटकॉइन में आज ऐसे बहुत सारे लोगों ने पैसा लगाया जिनको लगता है कि कल इसका भाव ऊपर होने वाला है, तो आज निवेश करते। जिस दिन ये साइकिल उल्टा हो गया तो यही लोग सबसे पहले बेचने के लिए खड़े रह जाएंगे। दूसरी चीज, बिटकॉइन आपको पैसे मूव करने की सहूलियत देता है विदाउट द नोटिस ऑफ सेंट्रल बैंक्स एंड रेगुलेटरी एजेंसीज। अगर मैं बिटकॉइन यहाँ पे लेके बाहर बेच देता हूँ और वो पैसा बाहर ले जाऊं तो किसी को पता नहीं चलेगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको अपना पैसा रेगुलेटरी एजेंसीज की नजर से बचा के रखना है, वह लोग भी बिटकॉइन में निवेश कर रहे हैं। नाउ आई डोंट हैव टू टेल यू मोर कि उनकी संगत में बैठना चाहिए या नहीं बैठना चाहिए। तीसरी चीज, जब आप बिटकॉइन में निवेश करते हैं तो उसकी सेफ कीपिंग में ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अभी हमने सुना कि टर्की में जो एक्सचेंज था वही $2 बिलियन के बिटकॉइन लेके भाग गया। ऑस्ट्रेलिया में एक सज्जन है जो कहते हैं कि बिटकॉइन का मैं जनक हूं, और वो कुछ टेक्नोलॉजी कंपनी को स्यू कर रहे हैं कि मेरे बिटकॉइन आपके पास है, मुझे दे दीजिए। सो दिस इज लाइक द क्रिएटर हिमसेल्फ इज सर्चिंग वेयर हिज बिटकॉइन सर। उसे ही पता नहीं है सेफ कीपिंग कैसे करनी है। और हम ये भी सुनते हैं कई बार कि किसी की हार्ड ड्राइव क्रैश हो गई, बिटकॉइन चले गए, कोई अपनी की भूल गया, बिटकॉइन चला गया। तो बिटकॉइन, अगर मुझे समराइज करना है ये सारी चीजों में, ये हाई रिस्क हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट है। इसमें फंडामेंटल क्या है मुझे नहीं मालूम, इसमें किस तरह प्राइस मूव होगा मुझे नहीं मालूम। अगर आपको इसमें निवेश करना है, ट्रेड करना है, तो हाई रिस्क हाई रिटर्न की तरह करिए। इसमें जितना भी आप पैसा निवेश करें, अगर वो जीरो हो जाए तब भी आपके पेट का पानी नहीं हिले, उतना पैसा आप इसमें लगा सकते हैं। क्या बात है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है। आई थिंक ये डेफिनेटली इन्वेस्टर को सपोर्ट करेगा डिसीजन लेने के लिए। इसमें और एक चीज, स्पेशली जब पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं, और अगर हमने लास्ट 1-2 साल में देखा है कि काफी सारे इंटरनेशनल फंड्स आ रहे हैं, तो बेसिकली एज अ लेमैन परसेंटेज टर्म्स में क्या अलोकेशन होना चाहिए आपकी तरफ से, मतलब आपके हिसाब से? सो अनिल भाई, कुछ लोग हैं जिनको अपने बच्चों को विदेश भेजना है पढ़ाई के लिए, ऑब्वियसली उनका अलोकेशन ज्यादा होगा। कुछ लोग हैं जो सिर्फ निवेश के रूप से देख रहे हैं ना, उनके लिए 5% से लेकर 25% तक फॉरेन असेट्स में रोकना वाजिब होगा। जब फॉरेन फंड में आप निवेश करें तो कुछ चीजों का ख्याल रखना जरूरी है। एक, जहां तक हो सके डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो को देखिए। आज कोई अमेरिकन भारत में निवेश कर रहा है, वो हेडलाइन पढ़ेगा, फ्यूनरल पायर की चिता देखेगा, उसके दिल की धड़कनें बढ़ जाएगी, वो यहाँ से रिडम्पशन कर देगा। अब आपको और मुझे मालूम है कि भाई भारत में ये जो दिखा रहा है वो सच है, कोई गलत नहीं है, बट वो एक फोकस सच है, स्पॉटलाइट वाला सच है। हमारी और आपकी जिंदगी कट रही है, हमें उतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं वही पूरे भारत की हकीकत नहीं है। तो जब आप फॉरेन फंड में निवेश करते हैं
तब आपको भी इस रिएक्शन से बचना होगा कि हेडलाइन देख के आप पैनिक नहीं हो जाए। सो डाइवर्सिफाइड करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा आपका पैसा कौन से देश में, फिर उसकी हेडलाइन से आपको चिंता नहीं होगी, आप फंड मैनेजर के ऊपर उनका काम छोड़ देंगे। दूसरी चीज है, जब आप फॉरेन में निवेश करें तो ऐसी कंपनी में निवेश करिए जिसका भारत में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं है। लाइक आज हम लोग सब नेटफ्लिक्स या अमेजोन प्राइम पे मूवीज देखते हैं घर पे, लोग टीवी चैनल की जगह पे उसमें देखना ज्यादा पसंद करते हैं। नाउ यह टाइप की कंपनी भारत में है ही नहीं, तो उसे आपको बाहर से ही निवेश करना पड़ेगा। सो ट्राई टू इन्वेस्ट इन दोज बिजनेसेस व्हिच डोंट एग्जिस्ट इन इंडिया और फॉर व्हिच यू डोंट गेट एन अपॉर्चुनिटी इन इंडिया। तीसरी चीज, जब आप फॉरेन एसेट्स में निवेश करते हैं तो आपको रुपी के सामने प्रोटेक्शन मिलता है। रुपी अप्रिशिएट करेगा तो आपका रिटर्न कम हो जाएगा, रुपी डिप्रिशिएट करेगा तो आपका रिटर्न बढ़ेगा रुपी टर्म्स में। तो आप ये तीनों चीजों को बैलेंस करते रहेंगे। भारत की इकोनॉमी से, भारत के रिस्क से आपको एक डाइवर्सिफिकेशन मिले, दूसरा रुपी के मूवमेंट से आपको एक डाइवर्सिफिकेशन मिले, और तीसरा ऐसी कंपनीज में निवेश करने को मिले जो बिजनेस मॉडल रूप से भारत में अवेलेबल नहीं है। ग्रेट सर। जिसमें एक और चीज हो रही है, स्पेशली लास्ट ईयर का अगर हम लोग देखें तो मतलब इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि जैसे हमने लिक्विडिटी मेंटेन करो करके बोला है सबको, लेकिन इसी बीच में खर्चा नहीं हो रहा है, लेकिन मैच्योरिटीज काफी आ रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लोग बैंक में पैसा डाल रहे हैं। बट अभी लास्ट एक 3-4 महीने में हम देख रहे हैं कि टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी मार पड़ रही है। तो क्या म्यूचुअल फंड में ऐसा कोई प्रोडक्ट है कि जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए हम रिकमेंड कर सकें या सजेस्ट कर सकें? सो अनिल भाई, मतलब जब लोग बैंक डिपॉजिट में निवेश करते हैं तो मैं तो उनको एक ही सवाल पूछता हूँ कि शो मी वन पर्सन हु हैज बिकम रिच बाय इन्वेस्टिंग इन बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट्स। जनरली बैंकर पैसा बनाता है जब आप बैंक डिपॉजिट में निवेश करते हैं। मोटा मोटा बैंक डिपॉजिट्स का रिटर्न ऑन अ पोस्ट टैक्स बेसिस महंगाई के दर से नीचे होता है। आपको एक दिली सुकून मिलता है कि बैंक डिपॉजिट्स में मेरे पैसे ऐसे 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 बढ़ रहे हैं, पर आपको ये पता नहीं है कि इन्फ्लेशन भी वैसे वैसे बढ़ रहा है और आप हाथ में एक बर्फ का टुकड़ा लेके खड़े हैं जो धीरे धीरे मेल्ट हो रहा है। जब तक लोगों को ये समझ में आता है तब तक बहुत देरी हो गई होती है। अल्टीमेटली आपका वेल्थ should produce more return than inflation. अगर वो इन्फ्लेशन को आउट परफॉर्म नहीं करता है तो वो नेगेटिव है। एंड आप इन्फ्लेशन को कैसे आउट परफॉर्म कर सकते हैं? 3 ही नियम है। एक, रेगुलर इन्वेस्टमेंट, मार्केट टाइमिंग की जगह मार्केट में कितना समय खड़ा रहेंगे उसके ऊपर ध्यान रखिए। हमारे में एक कहावत है, बूंद बूंद से हौज बनता है। Little drops of water make an ocean. All the money which you save in a small manner and wisely invest will create a big value. Second is long-term investment. गुजराती में कहावत है, उतावरे आंबा न पाके, जल्दी से आम पकते नहीं है। अगर आम का बीज लगाया आपने तो 12 साल वेट करना पड़ता है अच्छे आम के लिए। सिमिलरली निवेश में भी आपको लंबे समय के लिए निवेश करना पड़ता है। कोई शॉर्टकट नहीं है इंस्टेंट रिजल्ट का, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। और तीसरा है डिसिप्लिन्ड एसेट एलोकेशन। मार्केट का नियम है ऊपर नीचे होता रहेगा और आपको पैसा बनाना है तो कॉन्ट्रा रहना पड़ेगा। गिरती मार्केट में खरीदिए, सस्ते वैल्यूएशन पे खरीदिए, महंगी मार्केट में बेचिए, चढ़ती हुई मार्केट में बेचिए। गोल्ड, रियल एस्टेट, फिक्स्ड इनकम, इक्विटी एंड फॉरेन एसेट्स, ये 5 में आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड रहेगा तो अपने आप उसमें वैल्यू बन जाएगी। सो रेगुलर इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड डिसिप्लिन्ड एसेट एलोकेशन, ये 3 चीज आपको रियल रिटर्न दे सकती है अपने पोर्टफोलियो पे। निलेश भाई, क्या आप मानते हो इसके लिए SIP एक राइट प्रोसेस होगा?
सो अनिल भाई, एसआईपी को आप क्रिकेट की परिभाषा में कहे तो वी खेलना है। जब सुनील गावस्कर खेलते थे तब वो हमेशा कहते थे कि पारी की शुरुआत में मैं वी खेलना चालू करता हूँ। मिड ऑन से लेके मिड ऑफ के बीच में बॉल को मारते रहो, धीरे धीरे आपकी आंख सेट हो जाती है, क्रिकेट का बॉल आपको फुटबॉल की तरह देखने लगता है, पिच कैसे बिहेव करती है आपको पता चल जाता है। फिर आप स्क्वायर ऑन स्क्वायर ऑफ खेलना चालू करो। फिर हुक करना है हुक करो, स्क्वायर कट करना है स्क्वायर कट करो, पुल करना है पुल करो, लेट कट करना है लेट कट करो। जो खेलना है आप खेल सकते हैं, बिकॉज अब आपकी आंखें सेट हो गई हैं। तो SIP वी खेलना। जब आप नए नए आते हैं मार्केट में, आपको पता नहीं है क्या करना है, तो सबसे बेस्ट है रेगुलर इन्वेस्टमेंट चालू कर दो और लॉन्ग टर्म के लिए चालू कर दो और भूल जाओ, अपने आप मार्केट में आप एवरेज होते जाएंगे। पर एक बार आपकी आंख सेट हो गई, एक बार आपको पिच कैसी है मालूम पड़ गया, फिर आपको सारे बॉल खाली वी में तो नहीं खेल सकते। यू हैव टू देन स्टार्ट मेकिंग रन्स। उसके लिए लेग में बॉल है तो पुल करो, लेट कट करो, हुक करो, ऑफ में बॉल है तो स्क्वायर कट करो, पंच करो, जो भी करना है। सो एक बार SIP में आपकी कंफर्ट बन जाए, कॉन्फिडेंस आ जाए, फिर आप अदर इन्वेस्टमेंट के ऊपर देख सकते हैं। SIP टॉपअप बोलो, सुपर SIP बोलो, स्मार्ट SIP बोलो, अलोकेशन बोलो, जो भी है वो सारी चीजें आप बाद में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। नीलेश भाई, क्रिकेट की भाषा में अगर कहें हम लोग तो अभी स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं, राइट, मतलब हम ये कहेंगे कि बाकी सारी चीजों में जैसे बल्ला घुमाया सिक्सर लगी, राइट, और खुश हो गए और जो भी बॉल आ रहा है उसके ऊपर सिक्सर मारनी है। अभी जो यंग इन्वेस्टर्स है, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि उनका पार्टिसिपेशन डायरेक्ट स्टॉक्स में काफी बड़ा है, और एक ऐसा एक सॉर्ट ऑफ एक सो कॉल्ड विदाउट रिसर्च, विदाउट एनालाइजिंग द सिचुएशन, वो बल्ले से मतलब जो बॉल आए उसको सिक्सर मारने की फिराक में है। तो ऐसे इन्वेस्टर को, यंग इन्वेस्टर को आप क्या बताओगे? बिकॉज पूरा का पूरा कंसंट्रेशन उसी चीज में है, एंड जैसे आपने उस सवाल को एड्रेस किया कि तभी से रोलर कोस्टर में भी उनका सिक्सर ही लग रहा है, और लास्ट 1 ईयर में जो भी पैसा डाल रहे हैं उसमें अच्छा पैसा बन रहा है उनका। तो क्या ये सही तरीका है उनके लिए? व्हाट यू विल एडवाइस? सो अनिल भाई, इसमें मैं आपको 2 कहानी कहता हूँ, एंड दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड क्या होना चाहिए। एक कॉन्फ्रेंस में मैं गया था, एंड मेरे को किसी ने एकदम बच्चे जैसा दिखता हुआ एक लड़का खड़ा था, तो वो मुझे बोले कि नीलेश भाई इससे मिलिए, ये स्टॉक मार्केट का मतलब अच्छा आदमी है। एंड मैं सोच रहा था कि मैं इतना बड़ा CEO, ये एक छोटा सा बच्चा है, इसको क्या मिलूं। बट कभी कभी भगवान अपने पे मेहरबान होता है, तो कहीं से लगा कि नहीं भी अपने ईगो कम करो, मिल लो, क्या जाने कुछ सीखने को मिले। वो लड़का काफी माहिर इन्वेस्टर था, और वो स्क्रीनर करके एक वेबसाइट चलाता है जिसमें आपको किसी भी कंपनी के बारे में परफेक्ट नॉलेज मिल सकता है, बैलेंस शीट का रिसर्च, ये वो सब कुछ। एंड he has been a great investor. Now, इस तरह की जो यंग लड़के, उन्हें तो मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आप इतनी रिसर्च कर रहे हैं, इतनी अच्छी रिसर्च कर रहे हैं, प्लीज कंटिन्यू योर इन्वेस्टमेंट। ऑन दी अदर हैंड, एक और कहानी कहना चाहता हूँ जेसी लिवरमोर की। 1929 में न्यूयॉर्क इतना बड़ा शहर नहीं था जितना आज है। सारे स्टॉक ब्रोकर्स एक ही जगह रहते थे। अब 1929 ग्रेट डिप्रेशन में एक दिन मार्केट धड़ल्ले से गिरा, सुबह से गिरने की न्यूज आने लगी, दोपहर तक पता चला उस एरिया का सबसे बड़ा नामी ब्रोकर सुसाइड करके मर गया। जब दोपहर को मार्केट खत्म हुई तो लोग घर आ रहे थे, कंधे झुके हुए थे, गर्दन झुकी हुई थी, पूरा मतलब पैसा खोने का मातम था। अपना हीरो जेसी लिवरमोर आया नहीं, उसकी वाइफ चिंतित थी, मेरे हस्बैंड ने भी कहा पता नहीं कहाँ चला गया।
शाम को सूरज ढलने के बाद जेसी लिवरमोर आ रहा था तेजी से, बीवी एकदम तेजी से दौड़ी उसको मिलने के लिए और बोला कि जैसे तू डर मत, चिंता मत कर, मैं काम कर लूंगी, एंड अपन घर बेच देंगे, कहीं दूर रहने को चले जाएंगे, भाड़े पे रहेंगे। तो जेसी लिवरमोर उसको पूछा कि क्या पागल जैसी बात कर रही है, क्या हुआ? उसे नहीं, मैंने सुना सब लोगों ने लॉस किया आज इक्विटी मार्केट में, उन्होंने तो सुसाइड भी कर ली, तो मुझे लगा तू भी लॉस कर लिया है बड़ा, इसलिए घर नहीं आया और अब आ रहा है। तो जेसी लिवरमोर ने, अरे वो सब तो पागल लोग थे, वो सब मार्केट में लॉन्ग थे, मैं अकेला शॉर्ट था, एंड मैं तो है ना $1 बिलियन का प्रॉफिट करके घर आ रहा हूँ। आज की वैल्यू में उसने $1 बिलियन का प्रॉफिट किया जब सारी मार्केट में लोगों की बैंड बची हुई थी। एंड बोला ये घर तो अपन बेच ही देंगे, बिकॉज अब ऐसे छोटे से घर में क्या रहेंगे, एंड तेरे को काम करने की कोई जरूरत नहीं, तू रानी की तरह राज करेगी, मेरे पास इतना पैसा है। ये प्रोबेबली इक्विटी ट्रेडिंग के सबसे टॉप क्लास बल्लेबाज कहा जा सकते हैं। Now, on a day when everyone lost money, he made $1 billion profit and came home. अब इससे बड़ा ट्रेडर आप कहाँ ढूंढ पाएंगे? उसका अंत क्या हुआ? 1933 में एक्सेसिव ट्रेडिंग की वजह से उसने सुसाइड कर ली, बिकॉज लॉस बहुत हो गया। सी, ट्रेडिंग बहुत ही डिफिकल्ट गेम है। इसमें मतलब आप अगर डोनाल्ड ब्रैडमैन भी हो ना, तो पारी की अंत में आप 0 पे ही आउट होने वाले हैं। तो my recommendation to youngsters will be, please do your research, please be a good investor. Investing is all about common sense. It doesn't require any extra knowledge. All it requires is discipline. And अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो please be very very careful. 9 out of 10 persons in trading will lose money. Only 1 out of 10 will make money. So if you are trading to make money, ensure that you are in 1 out of 10. Wow, great, Nilesh sir. It was really great, and I think you address all kind of queries जो लास्ट 1.5-2 साल में हमें इन्वेस्टर से आ रही है, राइट? वी आर ट्राइंग टू एड्रेस दैट, बट आज आपकी वजह से डेफिनेटली लोगों को बहुत फायदा होगा, and they will follow what you are saying and what you are recommending today. I'm really thankful to you, right? इस पैंडेमिक सिचुएशन में ये डबल डोज वाला काम करेगी, इतना तो डेफिनेटली ये सजेशन आपकी उनके लिए बहुत 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 फायदेमंद रहेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेयरिंग टाइम। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अनिल भाई, स्टे सेफ, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाइए, धीरे धीरे चीजें सुधर रही है, भारत के फ्यूचर में विश्वास रखिए, एंड होपफुली अगर हम अगली टाइम मिलेंगे तो आमने सामने बैठ के बात करेंगे, डिजिटली बोलने की जरूरत नहीं रहेगी। थैंक यू नीलेश भाई। राइट, आई जस्ट समराइज फॉर मोनोटोनिक इन्वेस्टर्स। दोस्तों, इसी तरीके से अगले महीने और मुलाकात हम करेंगे। अभी करंट सिचुएशन में जो सबसे बड़ा चैलेंजिंग दौर है, जहाँ पे व्हील राइटिंग अभी भी काफी लोगों ने नहीं किया है, उसके ऊपर एक्सपर्ट्स को हम बुला रहे हैं और एक नई सर्विस बियॉन्ड लाइफ करके हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं, जहाँ पे आप डिजिटली सारे रिकॉर्ड्स आप आपके स्टोर कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू नीलेश सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। टेक केयर। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.